पत्नी की बेवफाई और उसकी चालाकी तब सामने आती है जब उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है और वो ये भूल जाती है कि उसकी नौकरी के पीछे उसके पति ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर खर्चे, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े खर्चे थे, उसके पति ने किस हिसाब से मैनेज किया है, ये सब भूल जाती है। और जैसे ही सरकारी नौकरी मिल जाती है वो अपनी एक अलग दुनिया बसाने की कोशिश करने लगती है, पति को लात मार देती है और नए रास्ते पर निकल पड़ती है। आप लोगों को सूर्यवंशम मूवी तो याद ही होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी को पढ़ाई लिखाई करने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की, मजदूरी की, बहुत सारे परिश्रम करने के बाद पैसे जुटा जुटा कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और उसको एक अधिकारी बना दिया। लेकिन उसकी पत्नी इतनी वफादार निकली कि उसका कभी उसने साथ नहीं छोड़ा। ये तो फिल्मों में था, लेकिन रियल में आज कहानी एकदम उलट हो गई है। जैसे ही पत्नी को सरकारी नौकरी मिलती है वो सब कुछ भूल जाती है और अपनी अलग दुनिया बसाने की कोशिश करने लगती है। ऐसे ही एक कहानी आज राजस्थान की सुना रहा हूँ, लेकिन ये सारी कहानियां जो आपने अभी तक सुन रखी हैं वो कहानियों से सबसे अलग आज की कहानी है। पत्नी की सरकारी नौकरी लगने के बाद समझिए वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेती है अपने पति को छोड़ने के बाद। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहां पानी कम था। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। राजस्थान के रहने वाले मनीष मीणा, जो कि एक किसान परिवार से आते हैं, उनकी अच्छी खासी खेती वगैरह, जमीन वगैरह भी था। कुछ दिन बाद उनकी शादी होती है और शादी सपना मीणा से होती है। सपना मीणा जब घर पे आती हैं तो घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन खेती बाड़ी से उनका गुजारा वगैरह अच्छा चल रहा था। मनीष मीणा से सपना, जो उनकी पत्नी है, वो कहती है कुछ दिन बाद कि मैं सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ और मैं तैयारी करना चाहती हूँ, तैयारी करके मैं सरकारी नौकरी निकालूंगी और उसके बाद हम लोगों की जिंदगी एकदम अच्छे से कटने लगेगी। मनीष को भी लगा कि मेरी पत्नी अगर पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा जाएगी, अधिकारी बन जाएगी, कोई अफसर बन जाएगी, तो उनका भी भला हो जाएगा। इस हिसाब से वो राजस्थान के कोटा में उसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तैयारी करने के लिए भेज देते हैं। कोटा में अक्सर तैयारी करने वाले बच्चे, हर तरीके के बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद पढ़ाई में ज़बरदस्त मेहनत करते हैं और कहीं ना कोई पोस्ट वो निकाल लेते हैं, मेहनत करने वाले बच्चे। तो उनको भी कोटा में सपना को एडमिशन एक इंस्टीट्यूट में दिया देते हैं उनके जो पति होते हैं। अब वो पढ़ाई करती हैं, लगभग 7-8 महीने पढ़ती रहती हैं, लेकिन उनको कोई सफलता हासिल होता हुआ नहीं दिखता है। या तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, या जो भी था उनको कोई सफलता हासिल नहीं हो रहा था। अब एक दिन सपना मीणा जो है अपने पति को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि मेरे मौसा जी जो हैं उनका एक रेलवे में जुगाड़ बहुत बढ़िया है, अगर आप पैसे का इंतजाम कर दो तो मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब ये बातें जैसे ही मनीष सुनते हैं तो वो तो पहले मना कर देते हैं कि पैसे वगैरह तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खेती वगैरह का काम करता हूँ, पैसे का मेरे पास इतना इंतजाम नहीं है। लेकिन अपने पत्नी का दिल रखने के लिए वो पूछते हैं कि अपने मौसा से बात करो, अगर अच्छा जुगाड़ मिल जाए, पैसे कहीं डूबे ना, तो मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करूंगा, कितना पैसा लगेगा तुम अपने मौसा जी से बात कर लो। अब सपना के मौसा का नाम था चेतराम और चेतराम के दोस्त होते हैं राजेंद्र, जो कि रेलवे में एक गार्ड होते हैं। उनसे उनका संपर्क होता है और उनसे बातचीत करते हैं। तब वो कहते हैं कि मैं नौकरी लगवा दूंगा, तुम्हें 15 लाख रुपए का जुगाड़ करना पड़ेगा। तब सपना अपने पति को फिर फोन करके बताती है कि 15 लाख रुपए का अगर जुगाड़ कर देंगे तो मेरी रेलवे में अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी और उसके बाद मैं धीरे धीरे पैसे जुटाकर सारी भरपाई कर दूंगी। अब उसके जो पति मनीष होते हैं ये बातें सुनते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सोचते हैं किसी तरीके से जुगाड़ किया जाए। अब मनीष जो अपने खेती वगैरह करते थे, खेतों का वो कुछ अधिया पर दे देते हैं, कुछ बंधक में दे देते हैं और कुछ खेतों को वो बेचकर किसी तरीके से 15 लाख रुपए का जुगाड़ करके उसके मौसा को देते हैं। और उसके बाद जब उसके मौसा अपने दोस्त राजेंद्र को पैसे देते हैं, जो रेलवे में गार्ड है, उसके बाद सारा सेटिंग कंप्लीट होता है। अब सेटिंग इस हिसाब से बनता है कि एक डमी लड़की को वहां पर लाया जाता है सपना की जगह पे, यानी कि सपना एग्जाम नहीं देगी, सपना कुछ भी नहीं करेगी, जो उसकी पत्नी है सब कुछ एक डमी लड़की
जो दूसरी लड़की है वो सब कुछ करेगी, पेपर वगैरह देगी और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आ जाएगा और उसकी बीवी को नौकरी मिल जाएगी। इस हिसाब से पूरी प्लानिंग हो जाती है। प्लानिंग एकदम सटीक बैठता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी रेलवे में मिल जाता है। सरकारी नौकरी मिल जाता है, उसके बाद राजी खुशी ये दोनों लोग रहने लगते हैं। महज ये खुशी 5-6 महीने ही चलती है, उसके बाद और जैसे बीवियों का नौकरी लग जाता है, अपने पति को लात मार देती हैं, वैसे ही सपना ने भी मनीष को लात मार दिया और ये कहकर बोला कि तुम बेरोजगार हो और मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ, तुम्हारा और मेरा कोई तालमेल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मतलब सोचिए उस बेचारे ने किस हिसाब से 15 लाख रुपए अपने खेत वगैरह बेचकर इसकी पढ़ाई से लेकर और इसकी नौकरी में रिश्वत तक का पूरा इंतजाम किया। नौकरी मिलने के बाद इसके ऐसे तेवर बदल गए कि मानो पता नहीं कौन सा तीर इसने मार लिया। अगर उसकी पत्नी थोड़ा भी अकल लगाती, सोचिए जहां ज्योति मौर्य एसडीएम का केस था, वो अपनी बदौलत, अपनी पढ़ाई के बदौलत वो एसडीएम बनी थी, न कोई रिश्वत की वजह से। लेकिन उसने भी अपने पति को छोड़ा। लेकिन यहाँ केस एकदम अलग है। उसका पति रिश्वत देकर उसको जुगाड़ से उसकी नौकरी लगवाता है और उसके बाद इसके तेवर बदल जाते हैं उसकी बीबी के। अब मनीष को समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। उसने राजेंद्र जो रेलवे में गार्ड है, जिसको उसने पैसे दिए थे 15 लाख रुपए, उससे वो संपर्क करता है और सारी कहानी उसको बताता है कि किस तरह से उसकी बीबी उसको धोखा देकर चली गई। अब राजेंद्र कहता है कि तुम चिंता मत करो, 9.5 लाख रुपए का और इंतजाम करो, मैं तुम्हारी भी रेलवे में अच्छी खासी नौकरी लगवा दूंगा। इस तरह से उसको वादा करता है। अब मनीष करे भी तो क्या करे, जो बचा कुचा खेत था और गहने वगैरह कुछ गिरवी वगैरह रखकर 9.5 लाख रुपए का जुगाड़ करके वो राजेंद्र को फिर से देता है और राजेंद्र ने उसका फार्म वगैरह भरवा कर एक डमी कैंडिडेट के माध्यम से उसका भी एग्जाम दिलवाता है। लेकिन वो सफल नहीं होता प्लान में और कुछ दिन इंतजार करने के बाद मनीष के सब्र का बांध टूट जाता है और उसके बाद वो अब डिसाइड कर लेता है कि अपनी पत्नी का कंप्लेन करेगा, एफआईआर करेगा उसके खिलाफ कि किस तरह से उसने उसको लूटा है। अब इसकी शिकायत लेकर वो रेलवे विभाग में हर तरफ एफआईआर दर्ज करवा देता है। पुलिस थाने से लेकर रेलवे के आला अफसरों तक वो सबको एक इंफॉर्मेशन अपनी पत्नी का देता है कि किस तरह से उसकी पत्नी ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की है। मनीष के कंप्लेन के बाद रेलवे बोर्ड जो है जांच बैठा देता है उस पर और उसके बाद जांच में ये साबित हो जाता है कि उसकी पत्नी ने फर्जी तरीके से रेलवे में नौकरी पाई है। उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उससे जुड़े हुए तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है जो इसकी नौकरी लगाने में सहायता किए थे। ये जांच जो है सीबीआई को सौंप दी जाती है। अब सीबीआई अपने स्तर पर इस पूरे रेलवे घोटाले में भर्ती जो हुआ है उसकी जांच कर रही है। अब सोचिए जहां पढ़ाई लिखाई कर रहे बच्चे कोटा में इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते करते अपने सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चे अपने जीवन लीला को समाप्त कर दे रहे हैं। कोटा में अक्सर हर महीने में ही सुनने में आता है 1-2 बच्चों ने अपने प्राण त्याग दिए तैयारी करते करते। लेकिन वहीं बड़े ही आराम से पैसे देकर रेलवे में नौकरी मिल रही है। न मेडिकल, न फिजिकल, न रिटर्न, कुछ भी नहीं निकालना है। एक डमी कैंडिडेट को बैठाकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जा रही हैं और आराम से नौकरी मिल जा रही है। अगर उसकी पत्नी बेवफाई नहीं करती तो शायद ये जांच न उसके ऊपर बैठता और न वो नौकरी से हाथ धो बैठती और न आज उसकी कहानी मैं आपको सुना रहा होता।